हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सनराइज इज गॉड्स वे ऑफ सेइंग लेट्स बिगिन अगेन। यानी कि हर दिन की नई शुरुआत जो होती है वो एक भगवान का तरीका होता है ये बताने का कि चलो आज के दिन की शुरुआत फिर से नए तरह से करते हैं। ठीक है, नो मैटर आपको पिछले रात कितनी निराशाएं, पिछले दिन में कितने रिजेक्शंस, निराशाएं हाथ लगी हो, बट आज एक नया दिन है, आज की शुरुआत अच्छे से कीजिए, नए सिरे से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Few would be surprised by the revelation that farmers in India, few मतलब कुछ लोग जो है इससे सरप्राइज होंगे, शॉक में मतलब अचंभित होंगे किस चीज से? रेवलेशन मतलब कुछ साफ हुआ है, कुछ सामने आया है, उजागर हुआ है। क्या उजागर हुआ है? कि हिंदुस्तान में किसानों को केवल गेट only about 1/3 of the final selling price of fruits and vegetables, यानी कि जो भी फ्रूट और वेजिटेबल बिकता है, मान लो आप लोग 80 रुपए किलो खरीद रहे हो, तो उस 80 रुपए का केवल 1/3 हिस्सा ही असल में किसानों के पास जाता है। ठीक है, बाकी कहाँ गया सारा? जो मीडिएटर्स हो गए उनके पास चला गया, या फिर जो सेलर्स हो गए उनके पास चला गया। ठीक है, many would put the figure even lower than what a Reserve Bank of India RBI research paper indicates। अब देखो यहाँ पे बोला गया है, इसी चीज से दिखता है कि यहाँ पे रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आरबीआई जो है उसके द्वारा एक रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ है उसके अंदर ये बात सामने आई है कि बहुत सारे लोग जो है इस आंकड़े को, अभी हमने तो बोला कि 1/3, लेकिन कई सारे लोग जो है वो रिसर्च आरबीआई की जो रिसर्च पेपर है उससे भी नीचे इस आंकड़े को रखते हैं। ठीक है, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स पॉकेट ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ व्हाट कंज्यूमर्स पे। तो होलसेलर्स और रिटेलर्स जो हो गए वो लोग 2/3 हिस्सा जो हम देते हैं उसका 2/3 हिस्सा वो लोग ले जाते हैं। फॉर द 3 प्रिंसिपल क्रॉप्स, 3 मुख्य जो क्रॉप्स हैं, द स्टडी पुट्स द फार्मर शेयर एट 33% फॉर टोमेटो। तो इस स्टडी के अनुसार किसानों का हिस्सा कितना है? अगर टमाटर की फसल है तो उसके लिए 33%, यानी कि 100 का 33% ही किसानों के पास जाता है। अनियन के लिए 36% और पोटैटो के लिए 37%। The stark anomaly is attributed to the lack of an efficient supply chain and marketing system। Stark मतलब इतना ज्यादा, इतना गंभीर, anomaly मतलब जो विचलित है, डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? इसका कारण क्या बताया गया? attributed to the lack, जो कमी है, lack मतलब कमी, किस चीज की? एफिशिएंट सप्लाई चेन और मार्केटिंग सिस्टम की जो कमी है, ये उसकी वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस है कि कंज्यूमर तक केवल 33% ही पहुंचता है। ठीक है, बाकी बीच में जो इंटरमीडिएटर्स हैं वो ले जाते हैं। ठीक है, द पेरिशेबल नेचर ऑफ द क्रॉप्स, पेरिशेबल मतलब नष्ट हो सकना, सड़ गल जाना। तो हमारी फसलें हैं वो ऐसा तो है नहीं कि एक बार उगा दी और फिर वो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, जैसे प्लास्टिक की चीजें होती हैं, एक बार बना दी तो जब तक टूटे नहीं या बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त ना हो जाए तब तक वो चलती रहती हैं, ऐसा तो नहीं है। फसलें हैं, टमाटर है, 4-5 दिन बाद खराब होने लग जाते हैं अगर फ्रिज के बाहर रखो तो। ठीक है, अनियन है, अगर उनको भी महीने 2 महीने से ज्यादा रखो, अगर उसमें ज्यादा केमिकल्स इस्तेमाल किए तो शायद 10-12 दिन में भी सड़ने लग जाते हैं, लेकिन अगर नहीं ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया हुआ, बारिश का उनके ऊपर नहीं असर पड़ा, तो भी अगर उनको 60-70 दिन से ज्यादा रखो तो वो या तो सिकुड़ने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे, श्रिंक होने लग जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से फसलें क्या है, जो फसल है उसका नेचर पेरिशेबल है। ठीक है, पेरिशेबल मतलब खराब हो जाता है। तो शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज एंड द लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज आर परसिस्टेंट बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स मतलब समस्या, और क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज की कमी है, और भारी संख्या में इंटरमीडियरीज जो हैं यहाँ पे बने हुए हैं, ये कुछ समस्याएं हैं जो फसलों के साथ में, एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ी हुई हैं। द बस्ट एंड बूम साइकिल, बस्ट एंड बूम साइकिल क्या होता है? उतार चढ़ाव की साइकिल, कि एक बार तो अच्छा उछाल आ जाएगा फिर गिरावट आ जाएगी, फिर उछाल आ जाएगा फिर गिरावट आ जाएगी।
ठीक है। तो ये जो उतार चढ़ाव की साइकिल है सिंबलाइजेस द स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज, ये हमारे सिस्टम में जो इनएफिशिएंसी है, अप्रभावशालिता है, ठीक है, वो उसको दर्शाती है, उसका एक सिंबल है, उसका एक चिन्ह है। फार्मर्स resort to distress sale and even dump crops in anger। तो जब कभी ऐसा हमने सुना है, कई बार न्यूज़ वगैरह में भी खबरें आती हैं कि जब किसानों की फसलों के उनको सही भाव नहीं मिलते तो वो गुस्से में आके अपनी फसलें सड़क पे फेंक देते हैं, ऊपर ट्रक चढ़वा देते हैं, या फिर उनको मजबूरी में आके कम से कम दामों में या जो मार्केट में प्राइस मिल जाए उस पर वो बेचनी पड़ती है। व्हेन प्राइसेस ड्रॉप फार बिलो प्रोडक्शन कॉस्ट, जब उनकी आमदनी की कॉस्ट भी नहीं निकल पाती, जो उनकी प्रोडक्शन लागत लगी है वो भी नहीं निकल पाती, उससे बहुत ज़्यादा नीचे जब किसानों को पैसा मिलता है तब वो गुस्से में आके उसको या तो मजबूरी में आके उसको बेच देते हैं या फिर उसको रोड पे डंप कर देते हैं। इन द लीन सीजन मतलब जब किसी फसल की उपज ज्यादा ना हो, कमी हो, ठीक है। व्हेन द प्राइजेस शूट अप, तो अब फसल की कमी होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ेंगे। दे डू नॉट बेनिफिट मच, तब उनको ज्यादा फायदा नहीं होता। इन कॉन्ट्रास्ट एग सप्लायर्स गेट 75% ऑफ द फाइनल प्राइसेस, और इसके बिल्कुल विपरीत जो अंडे के सप्लायर्स हैं उनको टोटल 100 रुपए का 75 रुपए मिलता है, यानी कि 75% उनको मिलता है। फॉर पोल्ट्री मीट फार्मर्स एंड एग्रीगेटर्स रिसीव फॉर 56% ऑफ रिटेल प्राइस। पोल्ट्री मीट के लिए किसानों को और एग्रीगेटर्स को 56% जो है उनके रिटेल प्राइस का मिलता है, यानी कि अगर आप जो चिकन का मीट वगैरह बेचते हैं उनके जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उनको पाल रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं उनको, या फिर जो एग्रीगेटर कहते हैं उनको 56% यानी कि 56 रुपीज मिलते हैं। 100 रुपए का 56 रुपए उनके पास जाता है। तो अब कहाँ किसानों को 33 रुपए मिल रहा है टमाटर के लिए, 36 रुपए मिल रहा है, 37 रुपए मिल रहा है, और कहाँ इनको 56 रुपीज मिल रहा है फॉर सीरियल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और वहीं बात करें अगर हम दालों वगैरह की और डेयरी प्रोडक्ट्स की, फार्मर्स रिसीव अराउंड 70%, तो इसमें भी उनको 70% मिल जाता है। स्टडीज ओवर द इयर्स हैव एडवोकेटेड मोर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड लॉजिस्टिक। और पिछले कई सालों से जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनमें इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इरिगेशन और लॉजिस्टिक्स के ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। The RBI paper suggests reforms in marketing of vegetable and fruit crops। RBI का जो रिसर्च पेपर जिसकी हमने बात करी वो कहता है कि भाई उसमें सलाह दी गई है कि भाई आप इसकी वेजिटेबल्स की, फ्रूट क्रॉप्स की मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एंड देयर नेसेसिटी कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, और इसकी ज़रूरत जो है ये ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, इसकी ज़रूरत है। इट इज़ इम्पेरेटिव टू क्रिएट मोर स्टोरेज फैसिलिटीज, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि और ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जाए। अ प्रैग्मेटिक आउटलुक इज द वे फॉरवर्ड। प्रैग्मेटिक मतलब टुकड़ों में बटा हुआ, यानी कि प्रैक्टिकल, यानी कि आप हर एक समस्या को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रैग्मेटिक हो गया, यानी कि प्रैक्टिकल आपका आउटलुक, ओपिनियन जो है इसके लिए सही दिशा में बढ़ाया हुआ कदम होगा। द अथॉरिटीज मस्ट टेक नोट ऑफ द फार्मर्स कंसर्न्स। जो भी अधिकारी हैं उनको किसानों की जो चिंताएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उलझने हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि द पुश फॉर प्राइवेट मंडीज के ऊपर जोर देना चाहिए। फॉर इंस्टेंस रिमेन्स अ कंटेंशियस इशू। उदाहरण के तौर पे प्राइवेट मंडीज को जोर देना ये अभी भी एक विवादास्पद मसला है। एंड बिल्ड कंसेंसस ऑन सिस्टमैटिक चेंजेस। और अगर हम चाहते हैं कि सिस्टमबद्ध तरीके से चेंजेस, बदलाव आए, तो हमें आम जनता को भरोसे में लेना होगा, जो किसान भाई हैं उनको भरोसे में लेना होगा, उनके ऊपर डंडा चला के कि नहीं जी हम बॉस हैं, हम इस देश के करता धरता है और आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। आप उनको समझाइए, उनको उनके फायदे गिनाइए, तो वो ज़रूर उस बात को समझेंगे। इट मस्ट नो लॉन्गर बी बिजनेस एज यूजुअल। ये बिजनेस एज यूजुअल यानी कि रूटीन की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। टाइम डिमांड सच एज assured प्राइस इन पॉलिटिकल नॉट्स इज टू नो वंस एडवांटेज।
बोल रहे हैं टाइंग डिमांड्स, यानी कि इससे जुड़ी हुई जो डिमांड्स है, इससे जुड़ी हुई जो ज़रूरतें हैं, वो सच एज, जैसा कि एश्योर्ड प्राइस एमएसपी की जो बात की जा रही है, ये क्या नहीं होना चाहिए, इस पॉलिटिकल नॉट इन पॉलिटिकल नॉट्स, ये जो पॉलिटिक्स है उसके पचड़ों में फंसा हुआ है और ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। टू नो वंस एडवांटेज मतलब किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। वर्कआउट बाय पार्टिसन अरेंजमेंट, बाय पार्टिसन मतलब द्विपक्षीय, दोनों पक्षों का भला हो जाए ऐसे तरीके हमें इख्तियार करने पड़ेंगे, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, बेस्ड ऑन द सिंपल लॉजिक दैट द फार्मर मस्ट नॉट लूज आउट। और इसका ये भी दो पक्षों का भला सोचने में भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके पे उनको कमी या उनको खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। ठीक है, लूज आउट मतलब उनको हानि नहीं होनी चाहिए। सो ये था पैसेज। अब चलते हैं, काफी शॉर्ट पैसेज था। बेसिकली हुआ ये कि आरबीआई की एक रिसर्च पेपर आया है, उसमें बताया गया कि किसानों को कितना कम प्रतिशत मिलता है उनके उपज का, या फिर जो हम एज अ कंज्यूमर प्राइस पे कर रहे हैं किसी भी फसल का, ठीक है, उसका कितना कम प्रतिशत किसानों के पास जाता है। अभी हम मार्केट में जा रहे हैं, टमाटर 80 रुपए 100 रुपए किलो मिल जाते हैं हमें, है ना, जब बहुत ज़्यादा डिमांड चलती है। पिछले बार तो काफ़ी 200 शायद रुपए तक गए थे। तो लेकिन उस 200 रुपए का किसानों तक कितना पहुंचा, ये सोचने वाली बात है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। फिर उन्होंने कंपैरिजन किया साइड बाय साइड कि अगर पोल्ट्री में है तो उसमें 75% मिल जाता है, अंडे को जो बेच रहे हैं लोग उनको 75% मिल जाता है, जो मीट वगैरह बेच रहे हैं उनको भी 60-70% मिल जाता है, 50% मिल जाता है, लेकिन किसानों को केवल 30-33% इतना ही मिल रहा है। ठीक है, तो जो कि बहुत एक चिंता की बात है, क्योंकि कई बार उनकी लागत भी पूरी नहीं होती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो शेयर ऑफ द फाइनल सेलिंग प्राइस रिसीव्ड बाय द फार्मर्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बोल रहे हैं क्या मुख्य कारण है कि किसानों को उनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो फाइनल सेलिंग प्राइस है उसका इतना कम हिस्सा मिलता है। तो उसका कम हिस्से के लिए यही बता रहा है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन और मार्केटिंग सिस्टम जो है वो सही नहीं है। लैक ऑफ एडिक्वेट गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर मार्केटिंग इनकरेक्ट है। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता मार्केटिंग के लिए तो शायद बात कुछ और होती। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि इसकी कमी है, इस वजह से उनको कम पैसा मिल रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why do farmers resort to distress sales or dump their crops when prices drop below production cost? क्यों वो मजबूरी में कम दाम पे बेच देते हैं फसलें अपनी, या फिर उनको कहीं डंप कर देते हैं जब उनको उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट से कम प्राइस मिलता है? चलिए देखते हैं। ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम होलसेलर्स एंड इंटरमीडियरीज, तो उनके ऊपर होलसेलर्स और इंटरमीडियरीज तो उनको कम दाम में बेचने के लिए प्रेशर कर रहे होंगे ना, उनको डंप करने के लिए तो प्रेशर नहीं कर रहे, तो इनकरेक्ट है। टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, तो ट्रांसपोर्ट तो मंडी तक लेकर आया तभी उनको पता चला कि भाई अब क्या भाव मिलेगा, है ना, तो तब तक तो उनको पता ही नहीं था, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो उनको वैसे ही वहन करनी पड़ेगी, तो ये इनकरेक्ट है। बिकॉज द पेरिशेबल नेचर ऑफ द क्रॉप लीव्स देम विद नो ऑल्टरनेटिव, क्योंकि ये फसलें खराब होने वाली होती हैं, ये सड़ गल जाती हैं अगर इनको ज़्यादा टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसलिए फिर किसानों को, क्योंकि उनकी फसल खराब तो हो ही जानी है, तो मजबूरी में या तो उनको सस्ते में बेचनी पड़ जाएगी, या फिर वो गुस्सा दिखाने के लिए, सरकार के प्रति अपना गुस्सा दिखाने के लिए उसको सड़क पर फेंक देंगे, कहीं पे फेंक देंगे, डंप कर देंगे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What solution does the RBI paper propose to improve the condition of fruit and vegetables farmers? बोल रहे हैं आरबीआई ने क्या प्रपोजल दिया है, क्या समाधान सुझाया है कि अगर हमें फ्रूट और वेजिटेबल फार्मर्स की स्थिति में सुधार लाना है तो हम ये कदम उठा सकते हैं। तो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा है, राइट, सप्लाई चेन और मार्केटिंग के ऊपर।
तो इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बाहर से हम मंगवाएं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो वो तो सरकार के ऊपर एक बोझ पड़ेगा ना, और बाहर से मंगवाई हुई चीज़ें कौन सी सस्ती होंगी, वो भी तो महंगी होंगी, तो ये इनकरेक्ट है। एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरीज फ्रॉम द सप्लाई चेन, इनकरेक्ट है। इंटरमीडियरीज को हटा पाना इतना आसान नहीं है। जो 3 काले कानून का जिक्र किया जाता है कि 3 काले कानून लाई थी सरकार किसानों के प्रति, तो उसमें भी ये एक प्रस्तावन था कि इंटरमीडियरीज को हटाया जाएगा, लेकिन जो इतने सालों से किसानों के साथ में इनका रिलेशन है, जिनको अड़तिया बोलते हैं, वो किसानों को कई बार ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे अगर किसी किसान को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उनको भी हेल्प करते हैं। तो इनके साथ में एक ट्रस्ट का रिलेशन बना हुआ है जिसको ये किसान भी तोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। रिफॉर्म्स इन द मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप्स, बिल्कुल करेक्ट है। रिफॉर्म्स, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे जिस तरीके से फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम प्रमोट करते हैं, मार्केट करते हैं, उसमें। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे कह कर कर इतना ज़्यादा उसका प्रचार करके हमने बच्चों को, पेरेंट्स को अंडे खाने तो लगा दिया, पर अभी तक हम उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने नहीं लगा पाए। इस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स भी नहीं चलती हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनी अपनाएं कुछ और इनको प्रमोट करें, तो जाहिर तौर पे किसानों तक इसकी भी कीमत पहुंचेगी। जब हमने ऑर्गेनिक की जिक्र करा तो कई सारे किसानों को इससे फ़ायदा हुआ। ऑर्गेनिक फसलें लोग उनके घर से आके लेके जाते हैं। तो कमिंग फ्रॉम अ एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, मैं फार्मर्स की फैमिली से आती हूँ, तो मैंने नॉलेज में कई लोग ऐसे हैं जो खुद आके शहरों से, जयपुर जैसे शहरों से आके फसल क्विंटल्स के हिसाब से लेके जाते हैं कि हमें साल भर का हमारा स्टॉक हो गया, हम वहाँ पे रख लेंगे, ये सारी इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कोई केमिकल्स नहीं है, तो हमें यही खाना है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा उसको प्रचारित कर दिया गया तो उनको पता है। वैसे ही अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी प्रचारित करेंगे तो उसमें भी हमें बेनिफिट देखने मिलेगा। Which of the following can be inferred about the role of intermediaries in the supply chain of fruits and vegetables? बोल रहे हैं यहाँ पे इंटरमीडियरीज का सप्लाई चेन जो है फ्रूट और वेजिटेबल की, उसमें क्या रोल है। इंटरमीडियरीज हेल्प स्टेबलाइज द प्राइजेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द मार्केट, इनकरेक्ट है। इनकी वजह से कई बार इस प्राइजेस में उतार चढ़ाव भी आता है, तो ये इनकरेक्ट है। इंटरमीडियरीज रिड्यूस द ओवरऑल प्रॉफिट दैट फार्मर्स कैन मेक फ्रॉम देयर प्रोड्यूस, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा, 3/4 हिस्सा ये लोग ले जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसकी वजह से किसानों के पास में कम हिस्सा पहुंचता है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द डिस्पैरिटी बिटवीन द अर्निंग्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मर्स एंड एग सप्लायर्स, तो उनके बीच में ये डिस्पैरिटी है कि जहां फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मर्स को केवल 1/3 हिस्सा ही मिल रहा है फाइनल सेल का, एग सप्लायर्स 75% ले जा रहे हैं। तो एग सप्लायर्स हैव बेटर एक्सेस टू फाइनेंशियल सब्सिडीज एंड सपोर्ट दैन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फार्मर्स। तो यहाँ पे सब्सिडीज और सपोर्ट की बात तो की ही नहीं गई है। द सप्लाई चेन फॉर एग्स is more efficient, allowing egg suppliers to earn a higher share of the final price. ऑप्शन बी इज करेक्ट कि उनकी सप्लाई चेन ज़्यादा बेहतर है, इसलिए उनको ज़्यादा उसका फ़ायदा मिल पाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई वॉज रीडिंग अ बुक 2 days बैक, 2 दिन पहले मैं किताब पढ़ रहा था। इट वॉज टाइटल्ड चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोलैंड डाल। बोल रहे हैं इसका टाइटल क्या था, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, और राइटर कौन थे इसके, रोलैंड डाल। इट वॉज फैंटास्टिक, ये बहुत ही शानदार थी। इट हैज़ नाउ बिकम माई फेवरेट डैश, तो फेवरेट क्या बन गई, उसकी बुक बन गई है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, फेवरेट बुक होएगा, पॉसिबिलिटी है बुक के ही। ठीक है, इट इज अबाउट अ बॉय नेम चार्ली हु इज डैश पुअर। अब उसकी गरीबी का स्तर बताना है, तो हु इज एक्सट्रीमली पुअर हो सकता है, वेरी पुअर हो सकता है, उसकी गरीबी का स्तर बताना है। He wins a golden ticket that dash him to enter the most famous chocolate factory in the world. उनको एक गोल्डन टिकट मिलता है, that allows him हो सकता है, helps him हो सकता है, कि जिसकी वजह से वो फेमस चॉकलेट फैक्ट्री, जो दुनिया की फेमस चॉकलेट फैक्ट्री है, उसके अंदर जा सके। He dash it with his grandfather. वो उस फैक्ट्री में जाता है अपने ग्रैंडफादर के साथ में, तो he visits। ठीक है, अब ही क्योंकि सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर में आएगा। ही विजिट्स इट विद हिज ग्रैंडफादर, बट द अदर किड्स हु अकम्पनी हिम आर नास्टी, लेकिन उसके साथ जो दूसरे बच्चे गए थे वो बड़े ही शैतान थे। ठीक है,
नास्टी थे, अच्छे नहीं थे। दे आर स्पॉइल्ड, वो बड़े ही बिगड़े हुए थे। बट यू हैव टू रीड द बुक टू डैश आउट मोर अबाउट इट, टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट हो सकता है। बोल रहे हैं कि आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी इसके बारे में और जानकारी के लिए। द अमेजिंग पार्ट ऑफ द बुक इज दैट इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन इस किताब का एक जो बड़ा ही नायाब हिस्सा है वो ये है कि ये एक सपने के साकार होने जैसा है। फर्स्ट है, आई वॉज रीडिंग अ बुक 2 days बैक, इट वॉज टाइटल्ड चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बाय रोलैंड डल। It was fantastic. It has now become my favorite dash. मैनुअल, तो बुक कोई मैनुअल थोड़ी होती है, टेक्स्ट, रिटन में जो भी चीज मिलती है उसको टेक्स्ट बोलते हैं। बुक तो उसकी फेवरेट किताब बन गई है ना, वो तो सी, बुक इज करेक्ट। इट इज अबाउट अ बॉय नेम्ड चार्ली हु इज डैश पुअर, नाइसली पुअर, बड़े अच्छे तरीके से पुअर था, फाइनली अंततः पुअर था, प्रॉपरली सही तरीके का पुअर था, या फिर वेरी पुअर, बहुत पुअर था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। He wins a golden ticket that dash him to enter the most famous chocolate factory in the world. That bears मतलब किसी को सहन करना, तो यहाँ पे सहन नहीं कर रहा, वो उसको अलाउ कर रहा है, ठीक है। अलाउज मतलब उसको मदद करना, ठीक है, अलाउ करना उसको। तो इसकी मदद से वो कहाँ जा सकता है, दुनिया की सबसे फेमस चॉकलेट फैक्ट्री में। गेट्स हिम, गेट्स मतलब ले जाना किसी को या कुछ हासिल करना, कुछ पाना। और सफर्स मतलब पीड़ित होना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी अलाउज इज करेक्ट। ही डैश इट विद हिज ग्रैंडफादर, एक्सप्लोर्स मतलब किसी चीज को पूरा अच्छे से जांचना परखना, तो यहाँ पे वो एक्सप्लोर तो नहीं कर रहे थे, यहाँ पे वो क्या पहले तो विजिट करेंगे उसके बाद ही एक्सप्लोर करेंगे ना। एग्जामिन अगेन जांच परख करना, इंस्पेक्ट भी मतलब जांच परख करना, और विजिट मतलब वहां जाना। तो वो उस फैक्ट्री में अपने ग्रैंडफादर के साथ गया। They are all spoiled, but you have to read the book to dash out more, to unlearn मतलब कुछ सीखा हुआ भूलना। spot मतलब ढूंढना। find मतलब पाना। यहाँ पे आप इस किताब को पढ़ना पड़ेगा आपको ताकि आप और जान सकें उनके बारे में। तो find is correct, ऑप्शन सी is correct। locate मतलब किसी जगह को आइडेंटिफाई करना, सो ऑप्शन सी find is correct। मिस्टर सेन इज क्लेवर इनफ टू हैंडल हिज प्रोफेशनल हैजार्ड्स। अगर आप अपनी कॉलेज लाइफ में कोई समस्या आ रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई समस्या आ रही है, अगर आप उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी समस्या आई, किसी ने प्लानिंग करके भी आपको उलझाने की कोशिश करी, बट आपने उससे डील कर लिया, तो आप क्या हुए, क्लेवर हुए, ठीक है। अब डेनोटेशन का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग क्या है इसका, असल मतलब क्या है। क्लेवर आपने बोल तो दिया, लेकिन आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो काफी इंटेलिजेंट है, उसने इतने अच्छे से डील कर लिया, वो अपने जो भी समस्या आती है उनको डील कर लेते, तो वो काफी इंटेलिजेंट है। फर्स्ट है वर्ड कैलस। कैलस का मतलब होता है दूसरों के प्रति अपमानजनक होना, फूलिश, मूर्ख, बोल्ड, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही ओपिनियनेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इंटेलिजेंट इज करेक्ट। इट वॉज अ प्रिविलेज की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, डबल वी नहीं आता। टू रिसीव द अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट, स्पेलिंग एरर हमें बताने हैं। प्रिविलेज का मतलब होता है कुछ विशेष अधिकार, कुछ सम्मान की बात, तो ये उनका ऑनर था कि उनको ये अवार्ड प्रेसिडेंट से मिला। प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होता है, PRIVILEGE, प्रिविलेज, ठीक है। तो यानी कि PRIVILGE ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्लगिश का मतलब बड़ा ही लेथार्जिक, बड़ा ढीला ढाला, सुस्त सा। एंटोनिम बताना है, लेथार्जिक भी इसका सिनोनिम होता है। लेजरली का मतलब होता है बड़ा ही आलस्य से भरा हुआ, धीमे धीमे काम करना। हैसल्ड का मतलब होता है परेशान होना। तो यहाँ पे रैपिड मतलब तीव्रता से, सो ऑप्शन बी रैपिड इज द एंटोनिम फॉर स्लगिश। The housing loan taken by Ramesh affected his daily expenses adversely. Affect और इफेक्ट का डिफरेंस आपको पहले भी बताया गया है, आई होप आपको याद होगा। अफेक्ट क्या है, एक वर्ब है, और इफेक्ट क्या है, एक नाउन है। हमें यहाँ पे बताना है कि वो उसको प्रभावित करता है, यानी कि यहाँ पे एक्शन हो रहा है, वर्ब आएगा। तो इफेक्टेड तो नहीं आएगा, क्या आएगा, अफेक्टेड। जो हाउसिंग लोन था उसने रमेश के जो डेली एक्सपेंसेस थे, डेली के खर्चे थे, उनको प्रभावित किया। सो यहाँ पे
फ्रॉम इफेक्टेड नहीं आएगा, ऑफ इफेक्टेड नहीं आएगा, फॉर इफेक्टेड नहीं आएगा, बाय रमेश इफेक्टेड अफेक्टेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा डरा हुआ, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से कमी रखने वाला। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़। ऑडेसियस, ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी। असर्टिव का मतलब होता है आत्मविश्वासी, और ब्लंट का मतलब होता है बेबाक। तो यहाँ पर टिमिड अगर डरपोक है तो ऑडेशियस क्या है, निडर है। सो ऑप्शन बी ऑडेशियस इज करेक्ट। Although uncountable files stack up on the tables of government officials, they prefer doing their work at a more leisure pace. बोल रहे हैं कि हालांकि गवर्नमेंट टेबल्स के ऊपर, गवर्नमेंट दफ्तरों के अंदर अधिकारियों के पास में बहुत बड़े बड़े फाइल के स्टैक होते हैं। स्टैक होते हैं मतलब कतार होती है फाइल्स की, लेकिन फिर भी वो अपना काम बड़े ही आरामदायक ढंग से करते हैं। लेजर पेस की वजह क्या आएगा, एट अ मोर लेजरली पेस। ठीक है, तो लेजरली पेस्ड, पेस्ट पास्ट की बात हो गई, लेजरली पेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट मतलब वापस लेना, कानून सरकार ने अपना ये बिल वापस ले लिया, रिट्रैक्ट कर लिया। तो सिनोनिम क्या आएगा, प्लीज। प्लीज का मतलब होता है किसी को कृपा करना। रिवोक, रिवोक मतलब वापस लेना। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, और डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रिवोक इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर रिट्रीट। The technicians who were repairing the broken elevator called it a day. Call it a day का मतलब होता है कि आज के दिन का काम हम बंद करते हैं। Let's call it a day मतलब कि आज के दिन का काम आज बंद करते हैं। Stop to take a short break, incorrect है। Felt unhappy, incorrect है। Shouted with anger, incorrect है। Stopped work for the day, option D is correct. मोहित वॉज ओके। डॉग इन द मैंगर का हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग वाला स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले तो आपको डॉग इन द मैंगर का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति, कोई गुस्से वाला व्यक्ति, कोई जलन वाला व्यक्ति जो दूसरे से जलन के मारे क्या करे, उनको कष्ट तक पहुंचाने को तैयार हो जाए। मोहित वॉज सो लॉयल एंड कमिटेड टू हिज कंपनी दैट ही रिजेक्टेड lucrative offers from different companies. तो अगर तो ये डॉग इन द मैंगर होता तो ये तो झपट लेता दूसरे कंपनी से मिली अपॉर्चुनिटीज को, तो ये इनकरेक्ट है। To prove that this is not a trap, I want to check the credibility of your plan. बोल रहे हैं ये साबित करने के लिए कि ये कोई जाल नहीं है, मैं आपके प्लान की वास्तविकता, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी जांचना चाहता हूँ। रचित had some important work and so he cancelled the show tickets for everyone. अब रचित को खुद को कोई important काम आ गया तो उसने बाकी सबकी भी शो टिकट्स खराब कर दी, खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि वो सेल्फिश इंसान है, वो खुद के बारे में सोच रहा था, राइट। तो यही होता है डॉग इन द मैंगर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Classical buildings in ancient Greek and Roman times were dash characteristically built. कैरेक्टरिस्टिकली बिल्ड का मतलब होता है बहुत ही टिपिकली बनाई गई हैं, मतलब पारंपरिक तरीके से बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम मार्बल और सम अदर अट्रैक्टिव ड्यूरेबल स्टोन। टिपिकली बिल्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि टिपिकली जो है वो पुराने ज़माने के तरीके से जो चला आया है, जो खास तौर पे ग्रीस और रोम के देश का ही हिस्सा रहा है बिल्डिंग स्ट्रक्चर, उस तरीके से बनाया गया है। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, छोटा सा। फर्स्ट है मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है जो राक्षस से मिलता जुलता हो या राक्षसी प्रवृत्ति वाला हो। माइन्यूट, माइन्यूट मतलब छोटा सा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और ट्रिमेंडस मतलब बहुत बड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी माइन्यूट इज द एंटोनिम फॉर इनॉर्मस। I find that students nowadays are not interested in dash letters by hand. मेरे को ये पता चला कि मेरे को ये पाया मैंने कि आज के दिन के जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, वो हाथों से लेटर्स लिखना पसंद नहीं करते। तो हाथों से आप लेटर्स को क्या करेंगे, लिखेंगे ना। तो लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। ये क्या है, राइट। ये राइटिंग है, मतलब ये राइट वाला राइट है।
जो सही गलत या फिर सीधा उल्टा वाला जो राइट होता है ना, ये वो वाला राइट है। रायोटिंग, रायोटिंग का मतलब होता है दंगा करना। रेटिंग, रेटिंग मतलब जो आपको रैंकिंग मिलती है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, वो रेटिंग। और राइटिंग मतलब लिखना। सो ऑप्शन डी राइटिंग इज करेक्ट। एल्यूसिव हैंड राइटिंग क्रिएट्स अ पुअर इम्प्रेशन। एल्यूसिव का मतलब होता है जो पढ़ने योग्य ना हो, जिसको हम इलिजिबल भी बोलते हैं। तो एलिजिबल हैंडराइटिंग क्रिएट्स अ पुअर इंप्रेशन। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपका खराब इंप्रेशन जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर राणा, अनेबल टू सी अ थिंग द परेड सीम टू लास्ट फॉर एवर। राणा जो कि चीजों को नहीं देख सकता था, उसके लिए ये परेड ऐसा लग रहा था कि जैसे सदियां बीत गई इसको चलते हुए। हाइडिंग, हाइडिंग मतलब छुपाना। कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब भी छुपाना। डार्कनेस मतलब अंधेरा। हमें परेड का सिनोनिम चाहिए, तो हाइडिंग, कंसीलमेंट और डार्कनेस में से कोई भी नहीं है। प्रोसेशन का मतलब भी एक परेड जैसी रैली होती है जिसमें जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, जो दत्ते हैं, वो एक क्रमबद्ध तरीके से चल रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोसेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The Chinese are believed to have a longer history than that of any other civilization in the world. वर्ल्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। बोल रहे हैं ऐसा माना जाता है कि दुनिया के और जितने भी सिविलाइजेशंस हैं उनसे ज्यादा लंबा इतिहास चाइनीज लोगों का रहा है। और वर्ल्ड की स्पेलिंग होते हैं WORLD, वर्ल्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।